सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, होपफुली आप सबको पता होगा। अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे ट्रेड सिक्योरिटीज़ को खरीदा और बेचा जाता है उसे कहा जाता है स्टॉक एक्सचेंज। ट्रेड सिक्योरिटीज़ जैसे शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं, वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे ट्रेड सिक्योरिटीज़ को खरीदा और बेचा जाता है उसे कहा जाता है स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, ये जो ट्रेडिंग होती है ट्रेड सिक्योरिटीज़ की, ये होती है बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू ट्रेडिंग को कंप्लीट किया जाता है। अब कोई सिक्योरिटी है, आपको उसे ट्रेड करवाना है तो पहले उसको लिस्ट करवाना होगा इन दी स्टॉक एक्सचेंज। लिस्ट करवाना होगा इन दी स्टॉक एक्सचेंज, इसका मतलब क्या है, कंपनी अपने स्टॉक को लिस्ट करवाना चाहती है तो पहले कंपनी को कुछ रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होगा, और अगर वो कंपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है तो उसका जो स्टॉक है उसको लिस्ट कर दिया जाएगा स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, और फिर वो बहुत इजीली ट्रेड करेगा ऑन दी स्टॉक एक्सचेंज। ये जो सिक्योरिटीज़ हैं इनके प्राइस डिपेंड करते हैं डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। मार्केट में सिक्योरिटी की डिमांड कितनी है और मार्केट में सिक्योरिटी की सप्लाई कितनी है, उस पर डिपेंड करती है सिक्योरिटी की प्राइस। बहुत सिंपल। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, वो प्लेटफॉर्म जहां पे ट्रेड सिक्योरिटीज़ को खरीदा और बेचा जाता है उसे कहा जाता है स्टॉक एक्सचेंज। और ये जो ट्रेड सिक्योरिटीज़ हैं इनकी ट्रेडिंग की जाती है बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ये सिक्योरिटी जो ट्रेड करवा रहे हो आप, उसको पहले लिस्ट करवाना होता है इन दी स्टॉक एक्सचेंज। सिक्योरिटी की जो प्राइस है वो डिपेंड करती है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सिक्योरिटी के ऊपर। अब कोई नई कंपनी आई, उसको फंड रेज करना है तो वो कंपनी इशू करती है अपना आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। आईपीओ इशू कर दिया कंपनी ने, पैसा रेज कर लिया। उसके बाद कंपनी अगर चाहे तो स्टॉक एक्सचेंज पे खुद को लिस्ट करवा सकती है, लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे थे कि लिस्ट करवाने से पहले उस कंपनी को कुछ रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होगा, उस कंपनी को कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस को मीट करना होगा, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होगा। बेसिकली क्रॉस चेक किया जाता है कि कंपनी कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं कर रही है, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग प्रैक्टिस में इन्वॉल्व तो नहीं है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, इसके बारे में इसी चैप्टर में आगे चलते हम पढ़ेंगे। बेसिकली देखा जाता है कि कंपनी जेन्युइन तो है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी इन्वेस्टर्स का पैसा, मेरे जैसे आपके जैसे लोगों का पैसा डुबा तो नहीं देगी, कहीं उसको मिसयूज तो नहीं करेगी। अगर कंपनी जेन्युइन है, अगर कंपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही है तो उसका जो स्टॉक होता है उसको लिस्ट कर दिया जाता है ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, इंडिया में फॉलो किया जाता है T+1 सेटलमेंट साइकिल को। T+1 सेटलमेंट साइकिल का मतलब क्या है, ट्रेडिंग प्लस 1 डे सेटलमेंट साइकिल। मतलब आपने अगर आज कोई शेयर बेचा तो उसका जो पेमेंट है वो पेमेंट आपको मिलेगा नेक्स्ट डे। शेयर आज बेचा आपने, लेकिन पेमेंट मिलेगा आपको नेक्स्ट डे, मतलब एक दिन लगता है सेटलमेंट को पूरा होने में। इसी को बोलते हैं T+1 सेटलमेंट साइकिल। हालांकि अभी रिसेंटली पिछले साल शायद नवंबर में दिसंबर में लॉन्च किया गया हमारे कंट्री में T+0 साइकिल को। T+0 साइकिल का मतलब क्या है, सेम डे सेटलमेंट। आज आपने शेयर बेचा और आज ही आपको पेमेंट मिल जाएगा, सेम डे सेटलमेंट हो जाएगा। ये है T+0 साइकिल। बहुत सिंपल, दोनों ही चलते हैं। T+0 साइकिल जो है उसको पायलट बेसिस पर टेस्ट किया जा रहा है, कुछ कंपनीज के लिए टेस्ट किया जा रहा है, और T+1 सेटलमेंट साइकिल तो चलती है। अपने को तो डिफरेंस याद रखना है। T+1 सेटलमेंट साइकिल क्या है कि एक दिन लगता है सेटलमेंट को कंप्लीट होने में। आज आपने शेयर बेचा, पेमेंट आपको मिलेगा कल। और T+0 साइकिल क्या है, सेम डे सेटलमेंट। आज आपने शेयर बेचा, आज ही आपको पेमेंट मिल जाएगा और सेटलमेंट हो जाएगा। बहुत सिंपल, एक बार फिर से देख लेते हैं, और मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं ताकि सेशन में ही आपको सारी चीजें याद हो जाए। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, वो प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर ट्रेड सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है, और ये जो ट्रेडिंग है ये होती है बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। सिक्योरिटी को आप ट्रेड करवाना चाहते हो, उससे पहले आपको उसे लिस्ट करवाना पड़ेगा इन द स्टॉक एक्सचेंज। सिक्योरिटी की जो प्राइस है वो डिपेंड करती है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सिक्योरिटी के ऊपर। इंडिया फॉलो करता है T+1 सेटलमेंट साइकिल को। अभी पायलट बेसिस पे T+0 साइकिल को भी लॉन्च किया गया है। अच्छा, इंडिया में दो बड़े पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज हैं। एक का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरे का नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। फॉर श्योर इन दोनों का नाम आपने सुना होगा। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1875 में। और जब इसको सेटअप किया गया था तो इनिशियली इसको बुलाया जाता था नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। क्या बुलाया जाता था? नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। आज की डेट में इसको बुलाया जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। पॉपुलरली तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही बुलाया जाता है, लेकिन कभी कभी स्टॉक एक्सचेंज ऑफ मुंबई भी बुलाया जाता है। देखो 2-3 फैक्ट्स की चीज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, सिर्फ इंडिया का नहीं, एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। कब सेटअप किया गया इसको? 1875 में सेटअप किया गया इसको। जब सेटअप किया गया था तो इनिशियली इसको बुलाया जाता था नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। आज की डेट में इसको बुलाया जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ मुंबई भी बुलाया जाता है। ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसने स्टैब्लिश किया इंडिया आईएनएक्स को। किसको स्टैब्लिश किया? इंडिया आईएनएक्स को स्टैब्लिश किया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। और ये इंडिया आईएनएक्स क्या है? ये इंडिया का पहला इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जिसको कहां पे सेटअप किया गया है? गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में, गिफ्ट सिटी गुजरात में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने स्टैब्लिश किया इंडिया आईएनएक्स को। इंडिया आईएनएक्स क्या है? इंडिया का पहला इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जिसको कहां पे सेटअप किया गया है? गिफ्ट सिटी गुजरात में सेटअप किया गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पॉपुलर इंडेक्स, उसका नाम क्या है? सेंसेक्स। फॉर श्योर आपने सुना होगा। ये जो सेंसेक्स है, ये किस पर बेस्ड होता है? ये बेस्ड है ऑन द टोटल वेटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 30 ब्लू चिप कंपनीज। 30 ब्लू चिप कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन का टोटल वेटेज निकाला जाता है, उसके ऊपर बेस्ड होता है सेंसेक्स। अब एक सवाल ये आता है कि ब्लू चिप कंपनीज क्या होती हैं? ऐसी कंपनीज जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, ऐसी कंपनीज जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रांग है, ऐसी कंपनीज जिनकी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है, ऐसी कंपनीज जिनमें अगर आप इन्वेस्ट करो तो आपके पैसे के डूबने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, ऐसी कंपनीज को बुलाया जाता है ब्लू चिप कंपनीज। 30 ब्लू चिप कंपनीज, जो टॉप की 30 ब्लू चिप कंपनीज होती हैं, उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन का टोटल वेटेज निकाला जाता है, उसके ऊपर बेस्ड होता है सेंसेक्स। अच्छा, कौन सी 30 ब्लू चिप कंपनीज को ऐड किया जाएगा? वो टाइम टाइम पर रिवाइज किया जाता है, देखा जाता है। अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसकी मार्केट वैल्यू थोड़ी सी गिर गई है तो इस लिस्ट से उसको निकाल देंगे। कोई कंपनी ऐसी है जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो उसको इस लिस्ट में इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन हाँ, सेंसेक्स जो है वो बेस्ड होता है ऑन टोटल वेटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 30 ब्लू चिप कंपनीज। सेंसेक्स के लिए बेस ईयर कौन सा लिया गया है? 1978-79। बेस ईयर कौन सा लिया गया है? 1978-79। और बेस वैल्यू क्या ली गई है? 100। बेस वैल्यू क्या ली गई है? 100। देखो दोबारा से देख लेते हैं, ये सब आपके दिमाग में अभी सेट हो जाना चाहिए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। कब सेटअप किया गया? 1875 में सेटअप किया गया। जब इसको सेटअप किया गया था इनिशियली, तो इसको बुलाया जाता था नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। आज की डेट में इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बुलाया जाता है या स्टॉक एक्सचेंज ऑफ मुंबई भी बुलाया जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने स्टैब्लिश किया इंडिया आईएनएक्स को। इंडिया आईएनएक्स जो है, इंडिया आईएनएक्स जो है वो इंडिया का पहला इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। कहां पे सेटअप किया गया है? गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पॉपुलर इंडेक्स, उसका नाम क्या है? सेंसेक्स है। और सेंसेक्स बेस्ड होता है टोटल वेटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 30 ब्लू चिप कंपनीज। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है ये अभी थोड़ा सा आगे चल के आ रहा है, अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। अच्छा, फिर दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसको कब स्टैब्लिश किया गया? 1992 में स्टैब्लिश किया गया। और जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को स्टैब्लिश किया गया था तो ये इंडिया का पहला फुली ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में इसको स्टैब्लिश किया गया। और जब इसको स्टैब्लिश किया गया था तो ये इंडिया का पहला फुली ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज था। इनफैक्ट इंडिया का पहला डीमेटरलाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज था। डीमेटरलाइज्ड मतलब नॉन पेपर बेस्ड स्टॉक एक्सचेंज था। आज की डेट में अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम के टर्म्स में देखें तो लार्जेस्ट एक्सचेंज है इंडिया का ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। देखो 2-3 चीजें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब सेटअप किया गया? 1992 में स्टैब्लिश किया गया।
इंडिया का पहला फुली ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया का पहला डीमेटलाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, नॉन पेपर बेस्ड स्टॉक एक्सचेंज कौन सा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ट्रेडिंग वॉल्यूम के टर्म्स में देखें तो आज के डेट में इंडिया का लार्जेस्ट एक्सचेंज है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इस पर सभी टाइप की सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है, जैसे इक्विटी, जैसे डेट, जैसे कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जैसे डेरिवेटिव्स वगैरह। भाई एक तो इलेक्ट्रॉनिक है तो सभी टाइप की सिक्योरिटीज को ट्रेड करना इजी है, तो सभी टाइप की सिक्योरिटीज को इस पर ट्रेड किया जाता है। इनफैक्ट आईपीओ को भी इश्यू किया जाता है। नई कंपनीज जो अपने आईपीओ इश्यू करती हैं वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कर सकती हैं। न्यू लिस्टिंग्स को भी अलाउ किया जाता है। ओवरसीज कंपनीज के लिए इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स को भी अलाउ किया जाता है। इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या है? कोई बाहर की कंपनी है, वो इंडियन मार्केट से अगर फंड रेज करना चाहती है तो उसके लिए कौन सी सुविधा है? इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। और ये जो इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स है, इसको भी अलाउ किया जाता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स, उसका नाम क्या है? निफ्टी। फॉर श्योर इसके बारे में आपने सुना होगा। और ये जो निफ्टी है, ये बेस्ड है 50 वेल स्टेब्लिश्ड कंपनीज के इक्विटी शेयर्स के ऊपर। 50 वेल स्टेब्लिश्ड कंपनीज के इक्विटी शेयर्स के ऊपर बेस्ड है निफ्टी। बहुत सिंपल। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक बार फिर से देख लेते हैं। 1992 में स्टैब्लिश किया गया। इंडिया का पहला फुली ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज था। इंडिया का सबसे पहला डीमेटलाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, नॉन पेपर बेस्ड स्टॉक एक्सचेंज था। इनफैक्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के टर्म्स में देखें तो लार्जेस्ट एक्सचेंज है इंडिया का। सभी टाइप की सिक्योरिटीज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होती हैं। सिक्योरिटीज के साथ साथ आईपीओस को अलाउ करता है, न्यू लिस्टिंग्स को अलाउ करता है, ओवरसीज कंपनीज के लिए इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स को अलाउ करता है। हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। एनएससी का जो इंडेक्स है उसका नाम क्या है? निफ्टी है। और निफ्टी बेस्ड है 50 वेल स्टेब्लिश्ड कंपनीज के इक्विटी शेयर्स के ऊपर। होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। फैक्चुअल ज़्यादा है लेकिन बहुत इजी है, और ये तो बेसिक जानकारी आपको होनी ही होनी चाहिए। यूपीएससी छोड़ो, बाकी सारी चीज़ें छोड़ो, ये तो नॉर्मल जानकारी है जो कि आपके पास में होनी चाहिए। अच्छा, हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। और ये दोनों चीज़ें तो कर ही दिया करो, मेरे को भी रट गई है, मैं याद दिला देता हूँ। बिकॉज जब आप ऐसा करते हो तो चैनल को थोड़ा सा पुश मिलता है, थोड़ी सी ग्रोथ मिलती है, और ग्रोथ भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो लाइक और शेयर तो खुद से ही कर दिया करो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। सबसे पहला टर्म है स्टॉक डिपॉजिटरी। पहले तो डिपॉजिटरी का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन जहां पे हम कोई चीज रखते हैं स्टोरेज के लिए, जहां पे हम कोई चीज रखते हैं सेफ कीपिंग के लिए, उसे कहा जाता है डिपॉजिटरी। स्टॉक डिपॉजिटरी क्या होती है? वो जगह जहां पे शेयर्स को और अदर सिक्योरिटीज को होल्ड किया जाता है, जहां पे हमारे शेयर्स को, हमारी अदर सिक्योरिटीज को होल्ड किया जाता है, उसको बोलते हैं स्टॉक डिपॉजिटरी। देखो जैसे बैंक होता है, बैंक में हम पैसा रखते हैं, वो पैसा सेफ रहता है बैंक में, फिजिकली लेके घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खतरा नहीं होता। जब ज़रूरत होती है तब हम निकाल सकते हैं, जब ज़रूरत होती है उस पैसे को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे ही सिक्योरिटीज़ का बैंक है स्टॉक डिपॉजिटरी, जहाँ पे हमारे जो शेयर्स हैं, हमारी जो अदर सिक्योरिटीज़ हैं, उनको रखा जाता है, उनको होल्ड किया जाता है। अगर हमें अपनी कोई सिक्योरिटी ट्रांसफ़र करनी है किसी दूसरे इंसान को, तो हम बहुत इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहाँ से। फिजिकल हैंडलिंग का जो रिस्क होता है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाता है। बेसिकली सिक्योरिटीज़ का बैंक है एक तरीके से ये स्टॉक डिपॉजिटरी। इंडिया में दो डिपॉजिटरीज़ हैं। कौन कौन सी दो डिपॉजिटरीज़ हैं? एक है NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, और दूसरा CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। देखो स्टॉक डिपॉजिटरी क्या होता है, अगर एक लाइन में बोलें कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, तो सिक्योरिटीज का बैंक है स्टॉक डिपॉजिटरी। इंडिया में दो डिपॉजिटरीज हैं, एक है NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और दूसरा है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। अच्छा, एक डिपॉजिटरी है और दूसरी तरफ हम लोग हैं इन्वेस्टर्स।
डिपॉजिटरीज और इन्वेस्टर्स के बीच में लिंक का काम करते हैं ऑपरेटर्स या फिर एजेंट्स। समझने के लिए अगर बोलें तो डिपॉजिटरीज और इन्वेस्टर्स के बीच में जो ब्रोकर्स होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, उनको बुलाया जाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। और ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है अपने आप में इंपॉर्टेंट इंसान है भाई, डिपॉजिटरी के बीच में और इन्वेस्टर के बीच में लिंक का काम कर रहा है, ब्रोकर का काम कर रहा है। तो इनको रेगुलेट कौन करता है? सेबी इनको रेगुलेट करता है। और ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं ये सिक्योरिटीज के ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं, ये डीमैट अकाउंट वगैरह को मेंटेन करते हैं। बहुत सिंपल। स्टॉक डिपॉजिटरी एसडी क्या है? स्टॉक डिपॉजिटरी जो है वो शेयर्स को और अदर सिक्योरिटीज को होल्ड करता है हमारे बिहाफ पे। अगर हमें इन सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करना है तो हम बहुत इजीली ट्रांसफर भी कर सकते हैं स्टॉक डिपॉजिटरी से अपनी सिक्योरिटीज को। बेसिकली सिक्योरिटीज का बैंक है स्टॉक डिपॉजिटरी। इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज हैं, एक है एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और दूसरा है सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। डिपॉजिटरी और जो इन्वेस्टर है उसके बीच में लिंक का काम करता है, उसके बीच में जो एजेंट ऑपरेट करता है उसको बुलाया जाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है इसको रेगुलेट करता है सेबी और इसका काम है सिक्योरिटीज के ट्रेड को फैसिलिटेट करवाना। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है डीमैट अकाउंट, डीमेटरलाइज्ड अकाउंट। डीमैट अकाउंट का मतलब क्या होता है? ऐसा अकाउंट जिसमें इन्वेस्टर अपने सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करता है। और ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जिस अकाउंट में इन्वेस्टर अपनी सिक्योरिटीज को होल्ड करता है उसे बुलाया जाता है डीमैट अकाउंट। और डीमैट अकाउंट को मेंटेन करने का काम किसका है? एनएसडीएल का है, सीडीएसएल का है। बहुत सिंपल। ऐसा अकाउंट जिसमें इन्वेस्टर अपनी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करता है उसे बुलाया जाता है डीमैट अकाउंट। फिर अगला टर्म है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर बेसिकली नॉर्मल ऑर्डर होता है। कोई इन्वेस्टर है, उसने अपने ब्रोकर को बोला कि भाई मेरा ये जो शेयर है, मेरा ये जो स्टॉक है, मेरा ये जो बॉन्ड है, इसको आप बेच दो, मेरे बिहाफ पे आप इसे सेल कर दो। बस ये देख लेना कि करंट फाइनेंशियल मार्केट में जो भी बेस्ट पॉसिबल प्राइस मिल रही हो वो प्राइस मुझे मिल जाए। या उल्टा भी हो सकता है कि इन्वेस्टर अपने ब्रोकर को बोले कि यार ये जो स्टॉक है इसको आप मेरे बिहाफ पे खरीद लेना, बाय कर लेना। बस ये देख लेना कि बेस्ट पॉसिबल प्राइस पे आप खरीद रहे हो। तो अगर सिंपल लैंग्वेज बोलें तो इन्वेस्टर अगर किसी स्टॉक को लेके, किसी बॉन्ड को लेके, किसी सिक्योरिटी को लेके अपना ऑर्डर प्लेस करता है उसको खरीदने के लिए या बेचने के लिए, तो उसे कहा जाता है मार्केट ऑर्डर। फिर एक होता है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर का मतलब क्या है कि इन्वेस्टर जो है वो अपनी मैक्सिमम एक्सेप्टेबल प्राइस डिफाइन कर देता है। जैसे मैं इन्वेस्टर हूं, मैंने अपने ब्रोकर को बोला कि ये शेयर है मेरे पास में, इस शेयर को आप बेच देना, सेल कर देना, लेकिन सेल तब करना जब इसकी प्राइस कम से कम पहुंच जाए 500 रुपए पर शेयर। जब तक 500 रुपए पर शेयर प्राइस ना पहुंचे तब तक इसको मत बेचना। या फिर उल्टा भी हो सकता है कि मैं अपने ब्रोकर को बोलूं कि ये जो शेयर है इसको आप खरीद लेना, लेकिन खरीदना तब मेरे ब्याह पे जब इसकी प्राइस हो जाए 50 रुपए पर शेयर। मतलब मैंने अपनी लिमिट बता दी कि ये लिमिट आएगी तब मैं अपने शेयर को बेचूंगा और ये लिमिट आएगी तब मैं किसी शेयर को खरीदूंगा। अब जब तक ये स्पेसिफाइड प्राइस नहीं आएगी मार्केट में तब तक जो मेरा ब्रोकर है वो इस ऑर्डर को कंप्लीट नहीं कर सकता है। मार्केट ऑर्डर तो नॉर्मल ऑर्डर है कि भैया करंट फाइनेंशियल मार्केट में जो बेस्ट पॉसिबल प्राइस चल रही है उस पे आप इस शेयर को खरीद लो या बेच दो, जैसे भी आपकी इच्छा है, जो आपने बोला है अपने ब्रोकर को, तो वो तो है नॉर्मल ऑर्डर के जैसा मार्केट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर में क्या है कि आप अपने ब्रोकर को बोल रहे हो कि भैया मैक्सिमम एक्सेप्टेबल प्राइस मुझे ये है, मैं इस प्राइस पे बेचना चाहता हूं या इस प्राइस पे खरीदना चाहता हूं। जब ये प्राइस आ जाएगी तब मेरे ब्याह पे आप खरीद लेना या बेच देना, जो भी आपने उसको बोला है। जब तक वो प्राइस नहीं पहुंचेगी मार्केट में तब तक उस ऑर्डर को कंप्लीट नहीं किया जा सकता, और जैसे ही वो प्राइस आ जाएगी वैसे ही ऑर्डर को कंप्लीट कर दिया जाएगा। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है बुल मार्केट, फॉर श्योर आपने सुना होगा। बुल मार्केट कब होता है? मार्केट की वो कंडीशन जब स्टॉक के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे होते हैं या फिर फ्यूचर में इंक्रीज होने की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। बुल मार्केट मतलब अपिश मार्केट, जब इन्वेस्टर्स के बीच में ऑप्टिमिज्म होता है, उनको उम्मीद होती है कि फ्यूचर में जो स्टॉक के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। अब सोचो, आज कोई स्टॉक है उसकी प्राइस है, आज कोई शेयर है उसकी प्राइस है 100 रुपए, और इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा है कि महीने भर बाद इसकी प्राइस बढ़ के हो जाएगी 1000 रुपए।
तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इन्वेस्टर्स इस स्टॉक की ज़्यादा डिमांड करेंगे, कम डिमांड करेंगे? ऑब्वियसली डिमांड ज़्यादा करेंगे। डिमांड हाई होगी लेकिन सप्लाई तो लिमिटेड है। अब देखो, डिमांड हाई, सप्लाई लिमिटेड, तो ऑटोमेटिकली जो प्राइसेस हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे, बट ऑब्वियस सी बातें हो जाएंगे। तो बुल मार्केट की वो कंडीशन है जब स्टॉक के प्राइसेस या तो इंक्रीज हो रहे होते हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं उनके अंदर एक ऑप्टिमिज्म है, उनको ये लग रहा होता है कि फ्यूचर में इसके प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं। होगा क्या फिर कि डिमांड बढ़ेगी लेकिन सप्लाई तो लिमिटेड है। डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई लिमिटेड है, तो जो प्राइसेस हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। ये कब होता है? ये तब होता है जब इकोनॉमी बहुत हेल्दीली ग्रो कर रही होती है। ये तब होता है जब कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग होती है। जब इकोनॉमी मजबूत है तो मार्केट में लोगों का कॉन्फिडेंस है, लोगों को उम्मीद होती है कि हाँ, स्टॉक प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, और स्टॉक प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। इसी उम्मीद में लोग और ज़्यादा डिमांड करते हैं, लेकिन सप्लाई तो लिमिटेड है, और क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड बढ़ रही है तो प्राइसेस स्टॉक के और ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। इसको बोलते हैं बुल मार्केट। दूसरा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बियर मार्केट। बियर मार्केट का मतलब जब स्टॉक के प्राइसेस डिक्लाइन हो रहे हो, कम हो रहे हो, या फिर ऐसा लग रहा हो इन्वेस्टर्स को कि फ्यूचर में ये जो स्टॉक के प्राइसेस हैं वो और ज़्यादा डिक्लाइन होने वाले हैं, गिरने वाले हैं। तो फिर क्या होगा कि इन्वेस्टर जो है वो अपने स्टॉक्स को बेचने की शुरुआत करेगा अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल, कोई शेयर है जिसकी वैल्यू है 100 रुपए, लेकिन मार्केट में कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है कि इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा है कि कल को, महीने भर बाद, ये जो शेयर प्राइस है ये गिर के हो जाएगा 10 रुपए, मतलब इसकी प्राइस घटने वाली है। तो जितने भी इन्वेस्टर्स के पास में ये शेयर होगा वो क्या करेंगे, वो जल्दी से जल्दी इसको बेचने की सोचेंगे, बिकॉज उनको लग रहा है कि अभी 100 है, कल को 10 हो जाएगी, तो जल्दी से जल्दी बेचने की शुरुआत करेंगे ताकि उनका जो लॉस है वो मिनिमाइज हो जाए। अब इससे क्या होगा कि सप्लाई तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज शेयर्स को बेचा जा रहा है, डिमांड बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है कि प्राइसेस गिरने वाले हैं। तो सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, इसकी वजह से क्या होगा कि प्राइसेस और ज़्यादा गिर जाएंगे। डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता ही है। ये कब होता है? ये तब होता है जब इकोनॉमी डाउन टर्न में होती है, जब इकोनॉमी अनहेल्दी होती है, जब इकोनॉमी टर्मोइल में होती है, और जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत कमज़ोर होती है। बुल के होते हैं सींग। तो बुल इज अपिश मार्केट, जब लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, जब लोगों को लग रहा होता है कि मार्केट में स्टॉक के प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं, लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं स्टॉक की, ज़्यादा डिमांड करते हैं, सप्लाई लिमिटेड है तो प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बुलिश मार्केट कब होता है? जब इकोनॉमी हेल्दी होती है, जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रांग होती है। दूसरा होता है बियर मार्केट। बियर मार्केट जब इन्वेस्टर्स ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, जब इन्वेस्टर्स को ये लग रहा है कि स्टॉक प्राइसेस गिरने वाले हैं, जब इन्वेस्टर्स को ये लग रहा है कि फ्यूचर में स्टॉक के प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाले हैं, तो होता क्या है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपने स्टॉक्स को बेचने की शुरुआत कर देते हैं अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए। और बेचने की वजह से क्या हो जाता है कि सप्लाई तो हो जाती है ज़्यादा और डिमांड हो जाती है कम, तो जो प्राइसेस हैं वो और ज़्यादा गिर जाते हैं। बियर मार्केट कब होता है? जब इकोनॉमी टर्मोइल में होती है, जब लोगों का भरोसा नहीं होता है इकोनॉमी में, जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमज़ोर होती है। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है लेवरेज के बारे में। लेवरेज का मतलब क्या है? आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन आप और इन्वेस्ट करना चाहते हो, और इन्वेस्ट करने के लिए आप उधारी पे पैसा ले रहे हो, और उस उधारी के पैसे को आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो। इसे बुलाया जाता है लेवरेज, कि आप अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी से बाहर जाके, कैपेबिलिटी से बाहर जाके उधारी लेके पैसा स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो, और ये बड़ा रिस्की है। रिस्की क्यों है? एक पॉसिबिलिटी है कि आपका फायदा भी हो सकता है कि आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया उधारी लेके, और स्टॉक मार्केट में आपका जो शेयर जो आपने खरीदा था उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपको फायदा हो गया, आप इस उधारी वाले पैसे को लौटा दोगे। लेकिन स्टॉक मार्केट बड़ा रिस्की बिजनेस है। तो होता क्या है कि आपने उधारी पे पैसा लिया, आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, और वो पैसा अगर डूब गया तो एक तो पैसा डूबा, ऊपर से आपके ऊपर उधारी, मतलब सारी चीज़ें खराब। अपने को तो लेवरेज समझना है। लेवरेज का मतलब क्या है कि जब कोई इंसान अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी से ऊपर जाके पैसा उधार लेके मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो उसे बुलाया जाता है लेवरेज। फिर एक है नस्डैक, NASDAQ। नस्डैक की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशंस। नस्डैक जो है वो वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है जो कि बेस्ड है न्यूयॉर्क में।
NASDAQ वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है। कहां पे बेस्ड है? न्यूयॉर्क में बेस्ड है। और ये है ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज। इसमें दुनिया भर की लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनीज को इंक्लूड किया गया है। लगभग 3000 स्टॉक्स जो हैं वो नस्डैक पे लिस्टेड हैं। NASDAQ फुल फॉर्म क्या है? वैसे फुल फॉर्म कोई पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी याद रख लो, अगर याद रह जाए तो। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशंस। वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है। कहां पे बेस्ड है? न्यूयॉर्क में बेस्ड है। ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें वर्ल्ड की जो लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनको इंक्लूड किया गया है। लगभग 3000 स्टॉक्स इसके ऊपर लिस्टेड हैं। फिर ब्लू चिप कंपनीज, अभी हमने बात की थी, ऐसी कंपनीज जो कि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, जो कि मार्केट लीडर्स हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है, जिनमें अगर आप इन्वेस्ट करो तो आपके पैसे के डूबने की जो पॉसिबिलिटी है वो ना के बराबर है। ऐसी कंपनीज को बुलाया जाता है ब्लू चिप कंपनीज, जैसे TCS है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है। फिर वन साइडेड मार्केट। वन साइडेड मार्केट बड़ा रेयर ओकेजन है। देखो, इसको एग्जांपल समझ लेते हैं। कोई नई नई कंपनी आई, उस नई नई कंपनी ने अपना IPO इशू किया। अब इस कंपनी को नहीं पता है कि इसका पोटेंशियल बायर कौन है, फ्यूचर में इसका पोटेंशियल सेलर कौन बनेगा, लेकिन फिर भी ये कंपनी अंदाजा लगाती है और अंदाजे के बेसिस पे एक बिड प्राइस कोट करती है, एक आस्क प्राइस कोट करती है। IPO निकालते हैं तो कंपनी बोलती है ना कि इतने का है हमारा IPO, इतना पैसा आपको कम से कम इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन कंपनी को एग्जैक्टली नहीं पता कि उसका पोटेंशियल बायर कौन है, सेलर कौन है। और बायर और सेलर उस टाइम पे प्रेजेंट भी नहीं होते हैं मार्केट में। लेकिन जो मार्केट मेकर है वो एक बिड प्राइस मांगता है, आस्क प्राइस मांगता है। इसको बोलते हैं वन साइडेड मार्केट। कि ऐसा रेयर ओकेजन जब कौन पोटेंशियल बायर है, कौन पोटेंशियल सेलर है, उसका पता ही नहीं है। इनफैक्ट वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि पहली बार कंपनी अपना IPO इशू कर रही है या अपना FPO इशू कर रही है, तो पहली बार कंपनी आई है, तो क्या पता कौन बायर कौन सेलर, कोई खरीदेगा भी या नहीं खरीदेगा। अब जो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड कंपनी है, जिसका ट्रेड सिक्योरिटीज ट्रेड हो रही है ऑलरेडी, उसका तो पता है कि कुछ बायर्स हैं, कुछ सेलर्स हैं। लेकिन इसका क्या पता कि कौन पोटेंशियल बायर होगा, कौन सेलर होगा, कौन होगा, कोई होगा भी या नहीं होगा। लेकिन फिर भी कंपनी मार्केट को स्टडी करती है, उस पर भरोसा दिखाती है और एक बिड प्राइस मांगती है। ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं वन साइडेड मार्केट। फिर इसके बाद है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ स्टॉक। आउटस्टैंडिंग शेयर्स का मतलब कंपनी के ऐसे शेयर्स जो कि शेयर होल्डर्स के हाथ में होते हैं, और कंपनी के ऐसे शेयर्स जो कि शेयर होल्डर्स के हाथ में होते हैं, उनकी टोटल मार्केट वैल्यू कितनी है, उसे कहा जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। और ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये इंडिकेट करता है इन्वेस्टर के ओपिनियन को इन दी कंपनीज नेटवर्थ। बहुत सिंपल है समझना। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी है, उसके शेयर की वैल्यू बहुत हाई है। इसका मतलब क्या है? कि इन्वेस्टर्स उस कंपनी में भरोसा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कि उस कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी है, जो मार्केट वैल्यू है, वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो इंडिकेट करता है इन्वेस्टर के ओपिनियन को अबाउट द कंपनीज नेटवर्थ। और कोई कंपनी ऐसी है जिसके शेयर की प्राइसेस गिर रही हैं, इसका सीधा सा मतलब क्या है? कि उसकी क्रेडिबिलिटी उतनी हाई नहीं है मार्केट में, उस कंपनी की क्रेडिबिलिटी गिर रही है, इन्वेस्टर्स उस कंपनी में भरोसा नहीं कर रहे हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ स्टॉक। अच्छा, इसी में एक होती है लार्ज कैप कंपनीज, दूसरी होती है मिड कैप कंपनीज, और तीसरी होती है स्मॉल कैप कंपनीज। लार्ज कैप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है मोर देन 20,000 करोड़। मोर देन 20,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन जिन कंपनीज का होता है उन्हें बोलते हैं लार्ज कैप कंपनीज। ये वो कंपनीज हैं जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है, जो कि बहुत एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं, जो कि लो रिस्क कंपनीज हैं। अगर इनमें आप इन्वेस्ट करोगे तो आपके पैसे के डूबने के चांसेस ना के बराबर हैं। दूसरी होती है मिड कैप कंपनीज। ऐसी कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच में है। ये वो कंपनीज हैं जो लार्ज कैप कंपनीज के बराबर की बड़ी तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है, उतना रिस्की नहीं है। अगर आप इनमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न मिल जाएगा 3 से 5 साल में, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा 3 से 5 साल में। और तीसरी होती है स्मॉल कैप कंपनीज। वो कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन इज लेस देन 5,000 करोड़,
5,000 करोड़ से कम जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है उनको बोलते हैं स्मॉल कैप कंपनीज। और ये होती हैं हाई रिस्क कंपनीज, ऐसी कंपनीज जिनमें अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपके पैसे के डूबने के चांसेस ज़्यादा हैं। लार्ज कैप कंपनीज वो कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन इज मोर देन 20,000 करोड़, ऐसी कंपनीज जो कि हाई रेटेड है, जो कि वेल स्टेब्लिश्ड हैं, जो कि फाइनेंशियल मार्केट में बड़ी मजबूत हैं, इनमें अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको कोई रिस्क नहीं है, ना के बराबर रिस्क है। दूसरी होती है मिड कैप कंपनीज, ऐसी कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच में है। इनमें अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो रिस्क उतना नहीं है, लेकिन जो रिटर्न आएगा वो 3 से 5 साल में आएगा। और तीसरी है स्मॉल कैप कंपनीज, ऐसी कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन इज लेस देन 5,000 करोड़, ये होती हैं हाई रिस्क कंपनीज। इनमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको हाई रिस्क लेना पड़ेगा, इनमें आपका पैसा डूबने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो एक बार फिर से इन टर्म्स को देख लेते हैं, बिकॉज ये टर्म्स काम के हैं। स्टॉक डिपॉजिटरी क्या होता है? बेसिकली सिक्योरिटीज़ का बैंक होता है स्टॉक डिपॉजिटरी। इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज हैं, NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर्स के बीच में जो एजेंट होता है उसको बुलाया जाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिसको रेगुलेट कौन करता है? सेबी रेगुलेट करता है। डीमैट अकाउंट क्या होता है? वो अकाउंट जो कि इन्वेस्टर को मदद करता है सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करने के लिए। मार्केट ऑर्डर क्या होता है? नॉर्मल ऑर्डर। कोई इन्वेस्टर है, उसने अपने ब्रोकर को बोला कि ये जो स्टॉक है इसको आप खरीद लेना, जो भी करंट फाइनेंशियल मार्केट में बेस्ट मार्केट प्राइस मिल रही है उस पर, या बेच देना। अगर आपके पास में कोई स्टॉक है तो आप बेचना चाह रहे हो, लेकिन हाँ क्या बोल रहे हो कि करंट फाइनेंशियल मार्केट में जो भी बेस्ट पॉसिबल प्राइस मिल रही है उस पर बेच दो। बेसिक सिंपल मार्केट ऑर्डर मतलब नॉर्मल ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर क्या है? जहां पे इन्वेस्टर अपने ब्रोकर को बता रहा है कि मैक्सिमम एक्सेप्टेबल प्राइस मेरी इतनी है, जब इतनी प्राइस मिल रही हो तब इसको बेच देना या खरीद लेना, जो भी आप चाह रहे हो। जब तक वो प्राइस नहीं पहुंचेगी मार्केट में तब तक ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा। बुल मार्केट क्या होती है? अपिश मार्केट। जब इन्वेस्टर्स को ऑप्टिमिज्म होता है, उनको लग रहा होता है कि ये जो स्टॉक प्राइसेस हैं ये फ्यूचर में इंक्रीज होने वाले हैं, और इसकी वजह से क्या होता है? जो भी डिमांड होती है वो इंक्रीज हो जाती है, सप्लाई लिमिटेड होती है, और उसकी वजह से स्टॉक के प्राइसेस जो हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। बुल मार्केट जनरली देखने को मिलता है तब जब इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, जब कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। दूसरी होती है बियर मार्केट। बियर मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ऑप्टिमिस्टिक फील नहीं आती है, उनको लग रहा होता है कि जो स्टॉक के प्राइसेस हैं वो फ्यूचर में डिक्लाइन होने वाले हैं, और इसकी वजह से वो अपने स्टॉक्स को बेचने की शुरुआत करते हैं अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए। और इससे क्या होता है? सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, और इसका अल्टीमेटली प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि प्राइसेस भी डिक्रीज हो जाती हैं। बियर मार्केट कब देखने को मिलती है? जनरली तब जब इकोनॉमी टर्मोइल में होती है, जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस वीक होती है। फिर इसके बाद हमने बात की लेवरेज के बारे में। आप अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी से ऊपर बढ़ के इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसा उधार लेके इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं लेवरेज। नास्डैक नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशन वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है। कहाँ पे बेस्ड है? न्यूयॉर्क में बेस्ड है। ब्लू चिप कंपनीज, ऐसी कंपनीज जो कि मार्केट लीडर्स हैं, फाइनेंशियली बड़ी स्ट्रांग है, वेल स्टेब्लिश्ड है, उनको बोलते हैं ब्लू चिप कंपनीज। वन साइडेड मार्केट, रेयर ओकेजन, जब मार्केट में पोटेंशियल बायर कौन है सेलर कौन है पता नहीं है, बस अंदाजा लगाया जा रहा है, एक्चुअली में एग्जिस्ट करते भी है नहीं करते वो भी नहीं पता है, लेकिन हाँ एक्चुअली में मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश की जा रही है, और जो मार्केट मेकर है वो एक बिड प्राइस मांग रहा है। ये होता है IPO वगैरह के केस में। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ स्टॉक, उसको बोला जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। और इसके बेसिस पे 3 कैटेगरीज हैं। लार्ज कैप कंपनीज, ऐसी कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज़्यादा का है, वेल स्टेब्लिश्ड कंपनीज को रखा जाता है लार्ज कैप कंपनीज वाली कैटेगरी में। मिड कैप कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच में है। और लास्ट में स्मॉल कैप कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम का है, ये होती हैं हाई रिस्क कंपनीज। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। इजी सेशन था, फैक्चुअल सेशन था, बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं, लेकिन ये छोटे छोटे टर्म्स प्रीलिम्स में भी काम आते हैं, मेंस में भी काम आते हैं, तो इनको ढंग से पढ़ना इजी है। 1-2 बार देखो, बाइंड अप करो, कोई डाउट तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।